ह्यूमन आई चैप्टर देखो। ह्यूमन आई है क्या? ये लाइट सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है जिसकी हेल्प से हम देख पाते हैं। हमारे टोटल 5 सेंस ऑर्गन है। जैसे ये ईयर है, ये साउंड सेंसिटिव है, टेस्ट सेंसिटिव है, स्किन टच सेंसिटिव है। बिल्कुल इसी तरह लाइट सेंसिटिव ऑर्गन इन आवर बॉडी विच इनेबल्स अस टू सी इज नोन एज ह्यूमन आई। ये आई जो है ना। फिर उसके बाद कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो हमारी आंख के आगे लगी होती है। अब वो आगे कहाँ है? जैसे अगर मैं उंगली से अपनी आंख को ये छूती हूँ तो मैंने क्या छुआ? क्या चीज टच करी? कॉर्निया। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो कि यहाँ लगी हुई है। ठीक है। तो अब वो जो एक ट्रांसपेरेंट लेयर है उसी को मैं छुपा रही हूँ। इसका मतलब मेरी आंख प्रोटेक्टेड है ना। अगर कोई डस्ट पार्टिकल है और वो आंख में जाता है तो वो किसने रोक लिया? उसे कॉर्निया ने रोक लिया। अगर कोई इंसेक्ट आंख में घुस जा रहा है तो केवल कॉर्निया पर चोट आएगी ना। ठीक है, वो हट जाएगा कॉर्निया, फिर उसके बाद सब सही हो जाएगा। तो कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है इन फ्रंट ऑफ आई इज कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है। अब वो ट्रांसपेरेंट है और जरूरी है ट्रांसपेरेंट होना, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन से होते हैं? विच अलाउ ऑल द लाइट टू पास थ्रू देम। ट्रांसपेरेंट वही होता है ना जो सारी लाइट को पास होने दे, उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ठीक है। तो कॉर्निया ट्रांसपेरेंट रहता है। अब इस कॉर्निया के फंक्शन क्या है? अभी मैंने बताया था ना, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है आई को। इट प्रोटेक्ट्स आई फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है। डस्ट है, मक्खी मच्छर है, जितनी भी और प्रॉब्लम्स हैं उन सबसे। और क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो लाइट को अलाउ कर देगा पास होने के लिए। इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू द आई। ठीक है, अच्छे से समझ आ रहा है। अब उसके बाद आता है आई बॉल। अब ये लगेगा कि आई बॉल क्या है? हम जो आंख देख रहे हैं है ना, तो एक तरह से ये ऊपर वाला है ना, ये लिड है ना, आई लिड कहते हैं ना। तो ये जो है जब खुलते हैं तो हमें क्या दिख रहा है? बादाम के शेप की आंख दिख रही है, आमंड शेप में आई दिख रही है। तो ये तो हमें बस लिमिटेड हिस्सा दिख रहा है। एक्चुअल में हमारी आंख दो पूरी तरह बॉल टाइप स्ट्रक्चर हैं, तो इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? आई बॉल। इस तरह दो बॉल्स लगी हुई हैं, फिट हो रही हैं अंदर, और उनमें से छोटा सा हिस्सा आमंड शेप का हमें दिखाई दे रहा होता है। क्लियर है ना ये वाली बात? ठीक है। तो आई बॉल जो है वो उसका जो स्फेरिकल इन शेप है आई बॉल, और उसका डायमीटर कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर, लगभग 2.3 सेंटीमीटर। हल्का फुल्का चेंज आ सकता है हाइट और उस सब के हिसाब से। ठीक है। अब आता है आइरिस क्या होती है। अगर हम ऐसे देखते हैं तो एक ब्लैक कलर का गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, आपने दिख रहा है ना? ठीक है। और हम इंडियंस हैं, हमारा जनरली ब्लैक होता है। बाकी अलग अलग लोगों का अलग अलग दिखता है। आपने देखा है ब्लू आइज भी देखी होंगी, ग्रीन आइज भी होती हैं, ग्रे आइज भी होती हैं, ब्राउन आइज भी होती हैं। ठीक है। और रेड आइज भी होती हैं। बहुत तरह के कलर होते हैं। अब लेकिन उनमें खास बात क्या होती है? जो ग्रीन, ब्लू, ब्राउन जो मैं नाम ले रही हूँ, बिल्कुल बीच में सेंटर में एक और स्फीयर दिखाई देता, एक सर्कल दिखाई देता है जो कि बिल्कुल ब्लैक होता है। और मैं स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, ये देखा, ये अगर कोई ग्रीन आई है तो ये वाला हिस्सा ग्रीन होगा ना, उसमें बीच में ये स्पॉट दिखेगा, ये ब्लैक कलर का ही होगा। और ऐसे ही यहाँ
आई है तो ये वाला पार्ट ब्लू होगा और बीच में ये क्या होगा, ब्लैक होगा। एक्चुअल में ये आइरिस जो बना होता है मसल का बना हुआ स्ट्रक्चर है और बीच वाली जो जगह है ये खाली है, यहाँ कुछ है ही नहीं। तो आइरिस इसको हम बोल रहे हैं जो कलर्ड पार्ट है और बीच में कुछ है नहीं, ये क्या है, प्यूपिल। और ये प्यूपिल जो है इसी में से लाइट एंटर करती है। लाइट का अमाउंट चेंज हो सकता है क्योंकि ये जो मसल है ये इसके साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जब हम ब्राइट लाइट में होते हैं तो ये साइज छोटा हो जाता है जिससे कि ज्यादा अमाउंट में लाइट ना जाए, क्योंकि ज्यादा लाइट जाने पर आई डैमेज हो सकती है। और अगर हम डिम लाइट में जाते हैं, किसी अंधेरे वाले हिस्से में जाते हैं, तो क्या होता है अपने आप पिंपल का साइज बड़ा हो जाता है जिससे कि ज्यादा लाइट हमारी आंख में जा सके और हम चीजों को अच्छे से देख पाए। ठीक है, तो आइरिस क्या है और प्यूपिल क्या है ये सब क्लियर है। ठीक है, तो ये डार्क मस्कुलर डायाफ्राम कह लो या डार्क मस्कुलर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो, डिस्क की तरह है। ठीक है, इन द आई विच हैज अ होल इन द मिडिल, और मिडिल में होल है। इट गिव्स कलर टू द आई को कलर कौन दे रहा है, आइरिस। ठीक है, इट कंट्रोल्स साइज ऑफ प्यूपिल का साइज ये कंट्रोल कर रहा है और इसीलिए इट कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट भी यही कंट्रोल कर रहा है। फिर देखना प्यूपिल क्या हो गया, मिडिल ओपनिंग इन द आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल, जो बीच में ओपनिंग है वो प्यूपिल है। और इसके लिए भी मैंने लिखा है इट कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट। अब ये भी लाइट के अमाउंट को कंट्रोल कर रहा है और आइरिस भी। अगर केवल प्यूपिल का फंक्शन पूछ लिया जाए तो आप यही तो लिखोगे कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। आइरिस का पूछ लिया जाए तो इट गिव्स कलर टू द eye and it controls amount of light and it controls the size of the pupil। ठीक है, अब इस तरह का MCQ बना हुआ मैंने देखा था क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था कि which structure controls the amount of light। तो 4 ऑप्शन थे, 2 फालतू के थे और 2 उनमें एक आइरिस भी था और एक प्यूपिल भी था। तो आंसर क्या था वहाँ, आइरिस, क्योंकि प्यूपिल तो कुछ भी नहीं है ना, आइरिस कुछ है, प्यूपिल तो खाली जगह है ना। ठीक है, लेकिन अगर ये लिखा इसलिए गया है, अगर प्यूपिल का फंक्शन पूछा जाए तो यही फंक्शन बनता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, फिर उसके बाद आई लेंस। हम सबकी आंखों में एक लेंस होता है और वो लेंस किस शेप का होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और सबसे मजे की बात यह है कि हम जो फिजिक्स की लैब में लेंस देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉनकेव लेंस, वो ग्लास के बने होते हैं, हार्ड होते हैं और उनमें फोकल लेंथ चेंज नहीं हो सकती। लेकिन भगवान ने हमारी आंख में जो लेंस दिया है कॉन्वेक्स लेंस, वो फ्लेक्सिबल है और वो अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये लेंस हम सबकी आंख में होता है। मैं एक बार शो कर रही हूँ, ये देख रहे हो ना, ये क्या है, लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है ये। और यहाँ इधर और इधर क्या लगे हुए हैं, सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स की हेल्प से ये जो ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस है ये अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर पाता है। ठीक है, फोकल लेंथ हम चेंज कर सकते हैं आराम से, सीलियरी मसल्स लगे हुए हैं उनकी हेल्प से। और इस लेंस के आगे ये जो लगा हुआ है ये क्या है, आइरिस। ये आइरिस का वो हिस्सा दिखा रहे हैं जो कलर्ड होता है और बीच में कुछ नहीं है, यानी कि ये क्या है, प्यूपिल। ये साइड व्यू है, फ्रंट व्यू नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आइरिस हमें गोल नहीं दिख सकता ना। ठीक, अच्छा, तो आई लेंस, इट इज अ क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट इन ह्यूमन आई, और ये
फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से हम फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं। इट फोकसेस इमेज ऑन द रेटिना। अच्छा, अब जो भी चीजें हम देखते हैं वो कौन फोकस कर रहा है? ये वाला लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और कहाँ पर फोकस कर रहा है? रेटिना पे। रेटिना क्या है? रेटिना एक तरह से हमारी आंख के अंदर जो स्क्रीन है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, उसे हम रेटिना कहते हैं। और जैसे ये है ना, यह क्या है? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, जिसको क्या कहा गया है? रेटिना। तो जो भी कुछ हम देखेंगे यहाँ पर, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसकी लाइट जाएगी अंदर और यहाँ पर इमेज बन जाएगी। हाँ, इसमें ये है अगर इस तरह से एक ट्री है, तो यहाँ जब इमेज बनेगी तो वो उल्टी बनेगी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है रेटिना पर। ठीक है, तो ये लाइट सेंसिटिव क्या है? स्क्रीन है। इट फोकसेस इमेज ऑन द रेटिना। तो रेटिना पे हमारी जितनी जो भी चीजें हम देखते हैं वो सब उनकी इमेज उल्टी बनती है, लेकिन ऑप्टिक नर्व जा रही है रेटिना से कनेक्टेड ब्रेन तक, वो हमें उसे सीधा करके, है ना, महसूस करवाती है, सीधा दिखवाती है। इट इज फ्लेक्सिबल टू चेंज द फोकल लेंथ। तो ये जो लेंस है हमारी आंख में, वो एक जादुई लेंस है कि वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। जब हम पास का देखते हैं तो फोकल लेंथ कम हो जाती है, जब हम दूर का देखते हैं तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है। पास का देखने पे कर्वेचर ज्यादा, फोकल लेंथ कम। दूर का देखने पे कर्वेचर कम, फोकल लेंथ ज्यादा। ठीक है। अच्छा, सीलियरी मसल्स हो गया, ये लेंस हो गया, प्यूपिल आइरिस, ये ऑप्टिक नर्व लगी हुई है, रेटिना से अटैच्ड है, और ये कहाँ तक ले जा रही है मैसेज को? ब्रेन तक। जो भी ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनी, जब इमेज बनती है तो यहाँ क्या क्रिएट होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना, और वो सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ जाता है? ब्रेन तक, और ब्रेन उसे हमें सीधा करके दिखाता है। अच्छा, अब देखना, ये हो गया कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट वाला पोर्शन है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट। अच्छा, कॉर्निया और लेंस के बीच में ये जो जगह है, इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसे क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। और लेंस और रेटिना के बीच जो ये खाली जगह देख रहे हो, इसमें भी एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसे विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। ये लिखा हुआ विट्रियस ह्यूमर। एक चीज और ये ध्यान रखना, ये एक्वस ह्यूमर कंपैरेटिवली डाइल्यूट होता है और विट्रियस ह्यूमर कंसंट्रेटेड होता है। गाढ़ा मतलब कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट मतलब पतला। ठीक है, अब ये डायग्राम एग्जाम में आ सकता है, इसे आपको ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है? पहले आप देख के 3-4 बार बनाओ, फिर बिना देखे बनाओ, अपने आप काम हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अभी मैं बनवाऊंगी, पहले पढ़ा ले रही हूँ, पहले देख के बनवाऊंगी फिर। ठीक है, ये आइरिस का डायग्राम आपको क्लियर हो गया है। ये नहीं बनवाते हैं, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया था आप लोगों को क्लियर करवाने के लिए। इसमें तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी है सब। शाम आगे देखना।
इधर देखो इधर। अब देखना रेटिना। रेटिना लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है इन द बैक ऑफ द आई बॉल। किसी भी चीज की वो डेफिनेशन पूछ सकते हैं तो बच्चा सोचने लगता है, तो इसीलिए ये सब चीजें दी गई है ना। ऑन विच रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म्ड। अभी मैंने इमेज बना के दिखाई थी ना ऑब्जेक्ट की, कैसी बनी थी, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड वाली क्या से होती है, रियल। और याद करो मैंने लाइट चैप्टर में आपको बताया था वो इमेज जो स्क्रीन पर बन जाए वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होती है। और रेटिना क्या है यहाँ, स्क्रीन। रेटिना क्या है यहाँ, स्क्रीन। ठीक है, तो इसलिए ये रियल एंड इन्वर्टेड है। इट कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स। अब वो जो आपने देखा था ना यहाँ पे रेटिना था, उस पर एक स्पेशल टाइप की सेल्स लगी होती है, लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। और ये दो तरह की हैं, कोन्स और रॉड्स। कोन्स जो हैं वो किसके लिए सेंसिटिव होती हैं, ब्राइट लाइट के लिए। ठीक है, और रॉड्स जो है वो किसके लिए सेंसिटिव है, डिम लाइट के लिए। तो कोन्स हमें कलर्ड व्यू देती है, कलर्ड, जो भी हम कलरफुल देख पा रहे हैं इसकी वजह से, कोन्स की वजह से। और रॉड्स की वजह से हमें क्या दिखाई देता है, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स दिखती है। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखना इट कंटेन्स लाइट। ये हो गया, these cells get activated upon illumination। ये सेल्स कब एक्टिवेट होती है जब इन पर लाइट पड़ती है। ठीक है, कोन्स एक्टिवेट होंगी ब्राइट लाइट में और डिम लाइट में रॉड्स। एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अभी मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो जाता है रेटिना पे जैसी इमेज बनती है, और वो सिग्नल कहाँ जाता है, ब्रेन तक जाता है। किसके थ्रू जाता है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ठीक है, अब ये ऑप्टिक नर्व है ना, नर्व विच कनेक्ट्स रेटिना टू द ब्रेन। जो रेटिना को ब्रेन से कनेक्ट कर रही है वो नर्व ऑप्टिक नर्व। ईयर में ऑडिटरी नर्व होती है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग नर्व्स होती हैं, यहाँ पर ऑप्टिक नर्व है। दिस इज वाई इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कैन बी इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन। और इसीलिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को हम आराम से, ब्रेन जो है हमारा वो समझ पाता है। जो भी मैसेज बना, जो पिक्चर बनी, उस वहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल बन गया और वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक चला जाता है। आगे बढ़ते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है। हमारी जो आई में लेंस है वो कैसा है, फ्लेक्सिबल, फोकल लेंथ चेंज कर सकता है। फोकल लेंथ चेंज करने की ही पावर को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, ठीक है, इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसमें आप थोड़ा सा और लिख सकते हो, पावर ऑफ एकोमोडेशन पूछा जाए तो इतना लिखने के बाद में और क्या लिख सकते हो, व्हेन वी सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स इट्स फोकल लेंथ डिक्रीजेस, व्हेन वी सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये भी लिख दो और उसके बाद 2 पॉइंट बना के वो भी लिख सकते हो जो अभी मैंने बोला, तो अच्छे से पावर ऑफ एकोमोडेशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये मतलब डिटेल वो बताया गया है। जब हम दूर की चीजें देखते हैं तो क्या क्या होता है, दूर की चीजें देखते हैं तो क्या होता है, व्हेन वी सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ये लेंस था कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ क्या लगा हुआ है, सीलियरी मसल, और यहाँ भी ये वाले और ये वाले मसल्स जो लगे हुए हैं सीलियरी मसल्स, ये उस समय रिलैक्स करते हैं। ठीक है, तो सीलियरी मसल्स उस समय रिलैक्स करते हैं जब हम दूर का देखते हैं, और लेंस हमारा कैसा हो जाएगा, थिन। अभी मैं ये बता रही हूँ ना, दूर का देखते समय ऐसा, पास का ऐसा, तो दूर का देखते समय थिन हो गया ना, पतला हो गया ना, ये ठीक थिन हो जाता है। ये फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इंक्रीजेस, यानी कि कर्वेचर जो है ऑफ लेंस डिक्रीज हो जाता है। ध्यान देना, फोकल लेंथ की सब लोग बात करते हैं, कर्वेचर जनरली नहीं बताते हैं। मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में मैंने ऐसे देखा था
ये फोकल लेंथ ज्यादा होगी इस केस में, लेकिन कर्व नहीं है ना, कर्व कम हो गया ना इस केस में। अब कर्व ज्यादा हो गया ना, फोकल लेंथ कम लेकिन कर्व ज्यादा। तो जिस समय फोकल लेंथ ज्यादा है, कर्व कम है, तो कर्वेचर डिक्रीज हो रहा है, ये ध्यान रखना है। हाँ, फिर उसके बाद जब हम पास की चीजें देखते हैं तब क्या क्या होता है, तब सीलियरी मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। When we see nearby objects, ciliary muscles contract. जो लेंस है वो कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। अब आता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सामने इधर देखो, वैसे तो हम देख लेते हैं, यहाँ से भी दिख रहा है, यहाँ से भी दिख ही रहा है ना। लेकिन आपने देखा है ना कि जब हम पढ़ते हैं और ज़्यादा ही बुक में घुस जाते हैं तो बड़े कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं पेरेंट्स, बेटा जरा दूर से, है ना, दूर करवाते हैं ना कि एकदम बुक में नहीं घुसो। तो वो हमें डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। कितना डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, 25 सेंटीमीटर तक में शामिल, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो लीस्ट डिस्टेंस जिसके लिए हमारी आंखें बनी हुई हैं, बिना स्ट्रेन के हम जो देख सकते हैं, देख तो वैसे भी सकते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है और आंखें हमारी आगे खराब हो सकती हैं। तो बिना स्ट्रेन के लिए के जब देखना है तो हम जो बेस्ट डिस्टेंस बताया गया है वो 25 सेंटीमीटर है। इसी को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को हम नियर पॉइंट ऑफ द आई भी कहते हैं या नॉर्मल नियर पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब 25 सेंटीमीटर है। इट इज 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई। और डेफिनेशन ये हो गई, मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन डिस्टिंक्टली। डिस्टिंक्टली मतलब क्लियरली, विदाउट स्ट्रेन, बिना स्ट्रेन के हम चीज़ों को जब क्लियर देख पाएँ, वो जो मिनिमम डिस्टेंस बताया गया है उसे हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। अब आता है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हाँ, तो हमारी आंखें जो बनी हुई हैं कितना दूर तक देख सकती हैं, इनफाइनाइट। हम सूरज देख रहे हैं, चंद्रमा देख रहे हैं, तारे देख रहे हैं, है ना, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हमारी आंखें देख सकती हैं। तो ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इनफाइनाइट होता है, इट इज इंफिनिटी फॉर नॉर्मल आई। और ये जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, इसे फार पॉइंट ऑफ द आई या नॉर्मल फार पॉइंट भी कहा जाता है। फार पॉइंट ऑफ द आई या नॉर्मल फार पॉइंट या फिर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एक ही बात है और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है नॉर्मल आई के लिए, है ना। अब जब आंखें खराब हो जाती हैं तो ये कम रह जाती है। तो डेफिनेशन में ये हो गया, मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली। मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक हम साफ देख पाते हैं वो क्या हो गया, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या नॉर्मल फार पॉइंट। अब आता है बच्चों नॉर्मल रेंज क्या है ह्यूमन आई की। तो रेंज अब आपको क्लियर हो गया, रेंज क्या है, फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। नॉर्मल ह्यूमन आई की रेंज क्या है, 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। ठीक है, वी कैन सी क्लियरली बिटवीन 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। यहाँ देखो इधर, अब देखो कैटरैक्ट। कैटरैक्ट जो है एक आंखों की प्रॉब्लम है और ये जनरली ओल्ड एज में हो जाती है। अब ये कैटरैक्ट कम उम्र में भी होने लगी है। वो चीज़ जो 50 इयर्स में होती थी वो 40 इयर्स में होने लगी, 35 में होने लगी, ये ध्यान रखना। और इसकी बहुत बड़ी वजह न्यूट्रिशन की कमी भी है। ठीक है, कैटरैक्ट क्या है, कंडीशन एट ओल्ड एज व्हेन आई लेंस बिकम मिल्की और क्लाउडी। हमारा
जो आंखों का लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, वो एज के साथ कैसा हो जाता है? मिल्की क्लाउडी। एक्चुअल में पहले कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट, है ना, लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जब वो मिल्की और क्लाउडी हो जाएगा तो क्या होगा? हमारे विजन पे फर्क आएगा ना, लॉस ऑफ विजन होगा ना, पार्शियल या फिर कंप्लीट, है ना। कंप्लीट तब होगा, धीरे धीरे स्टार्टिंग हुई, पहले हल्का फुल्का क्लाउडी है, फिर धीरे धीरे और क्लाउडी होता चला गया, तो वो आपने सुना होगा कैटरैक्ट को हिंदी में मोतिया बिंद कहते हैं। जब स्टार्टिंग होती है तो दिख रहा है, थोड़ा सा कम दिख रहा है, फिर धीरे धीरे, है ना, वो लॉस ऑफ विजन बढ़ता चला जाता है, ठीक है। हमें दिखना काफी कम होने लगता है, कम होने लगता है, और एक टाइम आता है जब बिल्कुल नहीं दिखाई देता। तो कैटरैक्ट में जो लेंस है उस वो क्लाउडी हो गया, मिल्की हो गया, लेकिन इसको सही किया जा सकता है, और इसके लिए क्या किया जाता है? सर्जरी की जाती है। सर्जरी से वापस विजन रीस्टोर हो जाता है, ठीक है। जो लेंस नेचुरल वाला है उसको निकाल देते हैं, और एक जो सिंथेटिक होता है लेंस, उसको अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कैटरैक्ट। दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। क्या दिक्कत है? कैटरैक्ट कैन बी क्योर्ड थ्रू अ सर्जरी, ठीक है, एंड इन दिस वे विजन कैन बी रीस्टोर्ड। आगे बढ़ते हैं। एक तो कैटरैक्ट परेशानी है ओल्ड एज की। इसके अलावा हम में से बहुत लोग स्पेक्स यूज करते हैं, तो किसी को पास का नहीं दिखता, किसी को दूर का नहीं दिखता। तो अब मैं आंखों के इन प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। हमारी आईज में प्रॉब्लम्स, डिफेक्ट्स हो जाते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ये बताया जा रहा है। इसमें पहला है मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया को नियर साइटेडनेस कहते हैं, और इसमें पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो इसको हम मायोपिया कहते हैं। और इसमें होता क्या है? हमारा फार पॉइंट, नॉर्मल फार पॉइंट क्या है? इनफाइनाइट, और वो थोड़ा पास आ जाता है। When far point comes closer to the eye, है ना, away from infinity, infinity से दूर इधर पास हमारी आँख की तरफ आ जाता है। तो जब हमारा फार पॉइंट कम हो जाएगा, इन्फिनिटी नहीं रहेगा, तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? मायोपिया, ठीक है। और मायोपिया को करेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? हम कॉन्केव लेंस यूज करते हैं। मायोपिया को करेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? हम कॉन्केव लेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मायोपिया का दूसरा नाम नियर साइटेडनेस है। इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, मैंने कई बार देखा है, एक बार नहीं कई बार। मायोपिया में दूर का नहीं दिखता, और मायोपिया का दूसरा नाम पूछो तो बच्चे लिखते हैं फार साइटेडनेस। ये गलती मत करना। नियर साइटेडनेस, पास का दिखता है, नियर साइटेडनेस, दूर का नहीं दिखता, ठीक है। तो डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स बट कैन नॉट सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन बाई द मायोपिक आई। अब ये जो अभी मैं बता रही थी, इन मायोपिक आई फार पॉइंट कम्स नियरर देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से पास आ जाता है वो, ठीक है। और इमेज इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। और इधर ध्यान देना, जब मायोपिया हो जाता है, फार पॉइंट अब इन्फिनिटी नहीं रहता, कम हो जाता है, और तब हमारी आंख में इमेज कहाँ बन रही है? रेटिना से पहले, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है, रेटिना से पहले बनती है। और इसको फिर करेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? एक सूटेबल पावर का कॉन्केव लेंस वाला स्पेक्स लगाना होता है, ठीक है। इमेज इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, कॉन्केव लेंस ऑफ सूटेबल पावर इज यूज टू करेक्ट इट। और इसको करेक्ट करने के लिए कॉन्केव लेंस यूज करते हैं एक सूटेबल पावर का। अगर ये पूछा जाता है वो जो लेंस है जो हम मायोपिया में यूज करते हैं उसकी नेचर क्या है, तो कॉन्केव लेंस की नेचर क्या होती है? डाइवर्जिंग। तो आप तब वो डाइवर्जिंग वर्ड डाल सकते हो, ठीक है। ये डाइवर्जिंग लेंस है।
अच्छा, अब रीजन क्या है, कॉज क्या है? रीजन क्या है इसका मायोपिया होने का? फोकल लेंथ का कम हो जाना, डिक्रीज इन फोकल लेंथ, या फिर आईबॉल का साइज इंक्रीज हो जाना। ठीक है, इफ फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस देन वी सफर फ्रॉम myopia, and if size of the eyeball increases then also we suffer from myopia। तो myopia के ये दो कॉज हैं। फिर उसके बाद बच्चों ये जो लिखा है ये myopia की न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लिखा है। जब आप myopia के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो u क्या लगाओगे? माइनस में इंफिनिटी, है ना, ये इंफिनिटी का साइन है, लेटा हुआ एक, है ना, और v क्या लगाओगे? माइनस में फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, ये माइनस है, फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। अब एक्चुअल में तो फार पॉइंट क्या होता है? इंफिनिटी। अब सपोज किसी को 10 मीटर तक साफ दिखता है, उसके बाद साफ नहीं दिखता, तो अब उसका फार पॉइंट क्या हो चुका है? 10 मीटर, लेकिन उसमें माइनस का साइन लगना है, तो v क्या लगाओगे आप? माइनस में फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। कोई दिक्कत किसी तरह की? क्लियर है ना? अब इसके जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें पूछा जाएगा भाई जो स्पेक्स लगेगा वो कितने पावर का लगेगा, तो पावर निकालने के लिए हमेशा क्या निकालना पड़ता है? पहले फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, है ना, और फोकल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? लेंस फॉर्मूला। आप उसके लिए लेंस फॉर्मूला यूज करोगे। और वो क्या है? 1/m = 1/b माइनस 1/u। और जब आप इसे यूज करोगे तो आप क्या देखोगे? सामने देखो इधर, जो f है वो बिल्कुल एग्जैक्ट v के इक्वल आएगा। मतलब अगर सपोज किसी मायोपिक आई, कोई पर्सन है सफरिंग फ्रॉम मायोपिक आई एंड नाउ ही हैज फार पॉइंट माइनस 10 मीटर, है ना, अब उसका फार पॉइंट 10 मीटर हो चुका है और हम माइनस का साइन लगाएंगे। जितने भी ह्यूमन आई पे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, चाहे वो मायोपिया हो चाहे वो हाइपरमेट्रोपिया हो, साइन नेगेटिव लगेगा, है ना। जबकि मैं वहां पे लाइट वाले चैप्टर में कई जगह प्लस लगवाती थी, यहाँ पर u और v नेगेटिव ही होते हैं, f पॉजिटिव आएगा और f नेगेटिव भी आएगा, दोनों चीजें पॉसिबल है। मायोपिया के केस में f कौन सा आएगा? नेगेटिव। हाइपरमेट्रोपिया के केस में f कैसा आएगा? पॉजिटिव। ध्यान देना, u और v नेगेटिव इस चैप्टर के लिए, है ना, लेकिन f मायोपिया में नेगेटिव। मायोपिया में कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं हम? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, उसमें फोकल लेंथ कौन सी होगी? पॉजिटिव। तो जब हम इसको यूज करके वैल्यू निकालेंगे तो f की वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी आएगी जो v होगा, यानी कि फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। अब बच्चों ये देखना मायोपिक आई में क्या क्या होता है, इधर ध्यान देना, इधर। हाँ, क्या लिखा है? ये ओ लिखा है ना, सामने देखो, इधर एन लिख रहे थे ना, तो इधर देखो, हाँ, ओ दिख रहा है ना, ओ। ये क्या है? फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। और ओ डैश जो लिखा है वो किसके लिए? इंफिनिटी के लिए, है ना, इंफिनिटी के लिए ओ डैश। और मायोपिक आई का जो फार पॉइंट हो गया है उसके लिए हमने क्या लिया है? ओ। ठीक है, अब अगर एक मायोपिक आई है और एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा ही नहीं है, जो इस आई का फार पॉइंट हो गया है, मैं यहाँ 10 मीटर लेके चल रही हूँ, सपोज ये 10 मीटर पे कोई चीज रखी है तो इसको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। 10 मीटर पे आराम से देख लेना, रेटिना पे बन जाएगी इमेज, बन जाएगी ना। यहीं पे मीट करवा रहे हैं ना, ये यहाँ से रेज आई
और ये मीट कहाँ कर रही है? रेटिना पे। इधर ध्यान दो, इधर मैंने आपको लाइट चैप्टर में ये बताया था, पीछे देखना है आगे देखना है? हाँ, मैंने आपको लाइट चैप्टर में ये बताया था वो रेज जो इन्फिनिटी से आती हैं वो आप पैरेलल शो करोगे। यहाँ पे इन्फिनिटी से नहीं आ रही ना, तो यहाँ पैरेलल शो नहीं करोगे ना, यहाँ से निकलती हुई ऐसे दिखाओगे ना, और फिर ये रेटिना पे मीट हो जा रही है, क्योंकि जो इस मायोपिक आई का फार पॉइंट अब है वही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसे देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है? फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। अब मायोपिक आई, जरा देखो मायोपिक आई को दिक्कत कब हो रही है? जब ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पर है तो यहाँ से रेज आएंगी, और वो रेज कैसी आएंगी? पैरेलल। ठीक है, और फिर मैंने क्या बताया? मायोपिया में वो इमेज कहाँ बन रही है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के सामने बन रही है ना, यानी कि इमेज यहाँ पर बन रही है ना, यहाँ रेटिना से यही है ना सामने, इधर ध्यान देना। ऑप्टिक नर्व तो यहाँ होगी ना, देखने में दिक्कत होगी ना। इमेज जो यहाँ बननी चाहिए थी वो उसके सामने बन रही है, तो प्रॉब्लम आएगी ना, आनी है। तो अब इसके लिए क्या किया जाएगा? करेक्ट कैसे करेंगे? कॉन्केव लेंस यूज करके। ठीक है, तो हमने कॉन्केव लेंस इसमें यूज किया तो क्या हो जाएगा? हमने यहाँ पे कॉन्केव लेंस रख दिया है सामने, इधर देखो इन्फिनिटी से रेज आई तो पैरेलल आएंगी, है ना, ऐसे आएंगी, और इस जो ये चश्मे का लेंस है उससे पास होते हुए ये हमारी आई का लेंस है, इसमें से निकलते हुए ये सीधे रेटिना पे बन जाएगा। अब हमें देखने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या लगा रखा है? स्पेक्स, कॉन्केव लेंस वाला और एक सूटेबल पावर का, है ना, यानी किसी भी पावर का, सूटेबल पावर का। अब इस आई को क्या लगता है कि वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में इन्फिनिटी पे नहीं रखा, वो जो मेरा अब मायोपिक आई मतलब का जो फार पॉइंट हो गया है वहां रखा है। इसको ऐसा लगता है कि वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर नहीं है, कहाँ पर है? इस आई के फार पॉइंट पर है। ठीक है, तो आप जब ये ड्रॉ करोगे तो फार पॉइंट से लेंस तक डॉटेड लाइन ड्रॉ करना मत भूलना। ये हो रहा है ना डॉटेड लाइन? ठीक है, एकदम क्लियर है ना? ठीक, अब इसे आपको पहले तो देखकर बनाना है। चुप, बिल्कुल चुप, और फिर बिना देखे बनाना है। हाँ, हो गया। अब ये ड्रॉ हो गया, सबने कर लिया, देखकर और बिना देखे। आगे देखना, अब आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाँ, आवाज में। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि हमें पास का नहीं दिखता, दूर का दिख जाता है, दूर का दिख जाता है, इसीलिए इस हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम फार साइटेडनेस। इसमें धोखा ना हो जाए, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का मैंने इसी में धोखा देखा है, नाम सेकंड जो है वो गलत कर देते हैं। अब यहाँ देखना, डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। इसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आराम से देखे जा सकते हैं, बट कैन नॉट बी सीन नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता वो पर्सन। ठीक है, अच्छा, हमारा नॉर्मल नियर पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। और ये जब हाइपरमेट्रोपिक आई होती है, हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, तो क्या होता है? वो 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है ना। नियर पॉइंट जब 25 सेंटीमीटर से अवे हो जाता है तो हमें कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक, तो नियर पॉइंट बिकम्स मोर देन 25 सेंटीमीटर। और इसमें इमेज इसमें उल्टा है। मायोपिया में कहाँ बनती थी? इन फ्रंट ऑफ रेटिना,
और इसमें कहाँ बनती है? बिहाइंड द रेटिना। कहाँ बनती है? बिहाइंड द रेटिना। ठीक है। और इसको करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, जबकि मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कॉन्केव लेंस। ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। और जो ये कॉन्वेक्स लेंस ये कन्वर्जिंग है, जबकि कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका रीजन क्या है, क्यों हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है? फोकल लेंथ हमारे लेंस की इंक्रीज हो जाती है। एक तो रीजन ये होता है ना, इंक्रीज इन फोकल लेंथ। और दूसरा रीजन क्या है, जो आई बॉल है उसका साइज छोटा हो जाता है। ठीक है। तो इसके ये दो रीजन है जिसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिया हमें हो जाता है। ठीक है। इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस और दूसरा है डिक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल। आई बॉल का साइज सिकुड़ सकता है, कोई भी ऑर्गन सिकुड़ जाता है ना कई बार। अब बच्चों जब इसके न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू क्या लेनी है? -25 सेंटीमीटर। और b की वैल्यू क्या लेनी है? माइनस में नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। सपोज कोई पर्सन है, वो पास का नहीं साफ देख पा रहा, अब उसका नियर पॉइंट 25 नहीं है, अब वो थोड़ा दूर रख के आराम से देख पाता है। सपोज उसका नियर पॉइंट 30 सेंटीमीटर हो गया, तो उस समय b क्या लोगे? माइनस में 30 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है ना? 25 से दूर जब चला जाता है नियर पॉइंट, तब हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। और वो जो न्यू नियर पॉइंट होता है वो क्या बनता है? b माइनस साइन के साथ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला था ना, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया दोनों में u और v नेगेटिव होते हैं, बोला था ना, है ना। लेकिन f मायोपिया में नेगेटिव आएगा, जबकि हाइपरमेट्रोपिया में f कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, f यहाँ पर इस तरह से आ जाता है, f = uv/u - v। या ध्यान रखो, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये डायरेक्टली यूज मत करना। तब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? वही लेंस फॉर्मूला यूज करना है आपको, यानी कि 1/f = 1/v - 1/u आपको वही यूज करना पड़ेगा। ठीक है। इसी को यूज करोगे आप, लेकिन ये भी आप एक्स्ट्रा में ध्यान रखना, f uv/u - v से आ सकता है। अच्छा बच्चों, ये मैंने हाइपरमेट्रोपिया बताया है, ये प्रेसबायोपिया भी रुक के बताती हूँ। हाँ, इधर देखो, इधर। हाँ, न्यूमेरिकल्स में u को हमने लिया था -इन्फिनिटी, तो कुछ भी प्लस माइनस का तब भी इन्फिनिटी तो रहेगा। तो जब 1/∞ आएगा, इधर ध्यान देना, जब 1/∞ लिखोगे, 1/∞ क्या हो जाएगा? 0। और 0 चाहे प्लस और माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए f v के इक्वल आएगा वहाँ। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सामने देखो, इधर हाइपरमेट्रोपिया में भी इसी तरह 3 डायग्राम है, रे डायग्राम है ये 3। ठीक है। अब यहाँ पे क्या यूज किया गया है? n' और यहाँ क्या है? n। सामने देखना, n' क्या है? नॉर्मल नियर पॉइंट। n' क्या है? नॉर्मल नियर पॉइंट। जबकि n क्या है? नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। ये नॉर्मल नियर पॉइंट है n', जबकि n क्या है? नॉर्मल नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है। अब एक आई है जो कि जिसे हाइपरमेट्रोपिया हो रखा है, और ऑब्जेक्ट, ठीक है, 25 सेंटीमीटर अवे नहीं है, इस आई का नियर पॉइंट थोड़ा दूर चला गया, 30 सेंटीमीटर पे चला गया है। अब ऑब्जेक्ट अगर 30 सेंटीमीटर पे है तो इसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि इसके इस आई के नियर पॉइंट पर रखी हुई है ना ऑब्जेक्ट। तो अब वहां से रेज आएंगी और वो सीधे, है ना, रेटिना पे इमेज बना लेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी ना।
अच्छा, ये यहाँ से मैंने पैरेलल नहीं ली है ना, क्योंकि मैंने बताया था पैरेलल कब लेना है, जब इन्फिनिटी से आ रहा होता है। अब ये इन्फिनिटी से तो रेज नहीं आ रही ना, तो इसी तरह लेना है ना, ठीक है। और ये कहाँ बन रही है, रेटिना पे, क्योंकि इस आई की फार पॉइंट नियर पॉइंट 25 नहीं रहा, 30 हो गया है, और 30 सेंटीमीटर अगर कोई चीज रखी है तो इसे साफ दिख जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे नहीं रखा, उसकी बजाय कहाँ रखा है, 25 सेंटीमीटर पे रखा है। अब इस आई को देखने में प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई चीज, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द रेटिना, और अब बिहाइंड द रेटिना बन रही है तो इसको प्रॉब्लम होगी ना। अब ये करेक्ट करने के लिए उसे क्या करेगा, स्पेक्स लगाएगा। कौन सा वाला लेंस यूज करेगा, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द सूटेबल पावर, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम भी देख लिया है ना। उसके बाद करेक्शन में आपने क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नॉर्मल नियर पॉइंट पे, यानी कि 25 सेंटीमीटर अवे, यहाँ से रेज आई, ठीक है। मैं इसको थोड़ा है ना, और ये कहाँ मीट कर रही है, रेटिना पे, साफ दिख रहा है इसको। इस हाइपरमेट्रोपिक आई को ये फील हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर अवे नहीं है, जबकि 30 सेंटीमीटर अवे है, जो इस आई का नियर पॉइंट हो गया है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है चश्मा लगाने के बाद, ठीक, स्पेक्स के बाद इसको लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर अवे नहीं है, 30 सेंटीमीटर अवे है। इसीलिए ये लाइन फिर डॉटेड आप दिखा दोगे लेंस से लेकर यहाँ तक, ठीक है। कोई दिक्कत किसी तरह की, ठीक। अच्छा, हम डायग्राम्स कैसे बनाना चाहते हैं, एनसीईआरटी जैसे, है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन सब में बीच वाली लाइन है ना, और मायोपिया के तीनों रे डायग्राम में बीच वाली लाइन थी, लेकिन इस लास्ट में बीच में लाइन नहीं है, या बुक में लाइन नहीं है तो आप भी मत बनाना, हालांकि वो रॉन्ग नहीं मानी जाएगी, लेकिन ऐसे ही है, कोई काट दे तो इसलिए, ठीक है। तो बुक में क्योंकि बीच में लाइन नहीं है इसलिए मैं मना कर रही हूँ, बाकी उससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं नहीं काटूंगी, लेकिन कोई और टीचर ना काट दे इसलिए मैं आपसे मना कर रही हूँ, ठीक है। तो अब ये सारे डायग्राम आपको एक बार देखकर बनाने हैं और फिर बिना देखे बनाने हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, ये सबने ड्रॉ कर लिया, क्या बात है, इधर देखो। अब इसमें एक डिफेक्ट और होता है आई में, जिसको हम प्रेस बायोपिया कहते हैं, और ये प्रेस बायोपिया ओल्ड एज में हो जाता है। मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया किसी भी एज में हो जाता है, प्रेस बायोपिया जनरली ओल्ड एज में होता है, और इसके दो रीजन है। क्या होता है ओल्ड एज में, फ्लेक्सिबिलिटी जो है लेंस की, फ्लेक्सिबिलिटी वो रिड्यूस हो जाती है ना। इसके अलावा सीलियरी मसल्स भी वीक हो जाते हैं। सीलियरी मसल्स कहाँ लगे होते हैं, लेंस के या ऊपर और नीचे। जब सीलियरी मसल्स वीक हो जाएं तो भी तो क्या होगा, एकोमोडेशन पे फर्क आएगा ना, वो अच्छे से फोकस कर नहीं पाएगी ना लेंस, ठीक है। लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, या फिर सीलियरी मसल्स वीक हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, देखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो प्रेस बायोपिया वो प्रॉब्लम है जिसमें प्रेस बायोपिया में पास का देखने में भी दिक्कत होती है और दूर का भी, सामने इधर देखो। लेकिन प्रेस बायोपिया में जनरली ये देखा गया है, ज्यादातर लोगों को पास का देखने में दिक्कत होती है प्रेस बायोपिया में। वैसे हम क्या पढ़ा रहे हैं, प्रेस बायोपिया में दूर का देखने में भी दिक्कत होगी, पास का भी, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो गई।
सीलियरी मसल्स वीक हो गए, मेरी बात ध्यान देना, है ना। प्रेसबायोपिया में होता यही है, दूध के में भी प्रॉब्लम, पास के में भी प्रॉब्लम, लेकिन ज्यादातर लोगों को क्या दिक्कत होती है, पास का देखने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो प्रेसबायोपिया कंडीशन विद द एजिंग, एजिंग मतलब एज जब बढ़ती है, हाँ, कंडीशन विद द एजिंग व्हेन द पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीजेस, मतलब अब फोकल लेंथ का चेंज होना वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, उसमें दिक्कत हो रही है। फॉर मोस्ट पीपल, ध्यान देना, फॉर मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोगों में नियर पॉइंट गोज अवे, अब नियर पॉइंट दूर जाएगा तो क्या होगा, पास का साफ नहीं दिखेगा ना। 25 सेंटीमीटर पे जो चीज रखी होगी वो क्लियर नहीं दिखेगी ना, ठीक है। एंड दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, और पास की चीजें देखने में उन्हें डिफिकल्टी लगती है, ठीक है। और रीजन इसके वही दो जो अभी मैं बोल रही थी, वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स एंड डिमिनिश्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी डिमिनिश हो जाती है, कम हो जाती है। ये हो गया प्रेसबायोपिया। अब इधर ध्यान देना बच्चों, a person suffering from myopia and hypermetropia uses bifocal lens, क्या मतलब है, ध्यान देना इधर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं पब्लिक में कि उन्हें मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी, एज कम है तो प्रेसबायोपिया तो है नहीं, अब उन्हें पास का देखने में भी प्रॉब्लम हो रही है और दूर का भी, तो यानी मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है। तब वो कौन सा लेंस यूज करेंगे, बाईफोकल लेंस, ठीक है। अच्छा इधर ध्यान देना, अगर इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया बोथ, देन ही विल यूज बाईफोकल लेंस। एंड इन केस ऑफ प्रेसबायोपिया, जब प्रेसबायोपिया हो जाता है तब भी कौन सा यूज किया जाता है, बाईफोकल लेंस। इन केस ऑफ प्रेसबायोपिया वी यूज, ठीक है, बाईफोकल लेंस टू करेक्ट प्रेसबायोपिया, ठीक है। तो बाईफोकल लेंस का यूज वहां भी है जहां प्रेसबायोपिया है, और वहां भी है जहां कोई पर्सन सफर कर रहा है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से। अब ये बाईफोकल लेंस है क्या, है ना, इधर ध्यान देना, इधर देखो, इधर आपने कभी वो देखा है कि अपनी दादी या नानी को कि चश्मा है, उसमें ऊपर की तरफ लेंस कुछ और है और नीचे की तरफ कुछ और है, महसूस किया है कभी, जी मैम, है ना। जो नीचे की तरफ होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है पास का देखने के लिए, और जो ऊपर की तरफ होता है वो कौन सा लेंस होता है, कॉन्केव लेंस। दूर का देखने के लिए ऊपर होता है कॉन्केव लेंस, पास का देखने के लिए नीचे होता है कॉन्वेक्स लेंस, और इस टाइप के लेंस को हम क्या बोलते हैं, बाईफोकल लेंस, ठीक है। तो बाईफोकल लेंस विच कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस, वो दोनों का बना हुआ होता है, कॉन्केव एज वेल एज कॉन्वेक्स। अपर कॉन्केव लेंस इज फॉर डिस्टेंट विजन, ये ठीक है, फार अवे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए है। एंड लोअर कॉन्वेक्स लेंस इज फॉर नियर विजन, और नीचे वाला जो कॉन्वेक्स लेंस है वो पास का देखने के लिए है, इसको हम बाईफोकल लेंस कहते हैं, ठीक है। तो अब ये ह्यूमन आई वाला हिस्सा अभी खत्म हुआ है, ठीक है। इस चैप्टर का दूसरा पार्ट कल करेंगे।